स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी का, न्यूरोटिक्स का, इनएब्रियंट्स ग्रुप जो है। क्लासिफिकेशन एक स्लाइड के अंदर सारी दी हुई है, मैंने उस दिन भी आपको दिखाई थी ग्रुप वाइज। इसको अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल या इथानॉल भी कहा जाता है। आपको जब क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है तो उसमें इथानॉल लिखा हो या इथाइल अल्कोहल लिखा हो तो आपको पता है ये इस किस कंपाउंड की बात हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। इट इज प्रेजेंट इन वेरियस फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड बेवरेजेस, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज होता है। और इसका मैकेनिज्म एक्शन, क्या क्या चीज़ इसमें पूछी जाती है। एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बहुत सारे जितने भी सीएनएस पॉइजन या सीएनएस ड्रग्स हैं इनका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्यूट टॉक्सिसिटी में कैसे प्रेजेंट करता है, क्रॉनिक में कैसे प्रेजेंट करता है, ट्रीटमेंट क्या है, और मेडिकल लीगली पूछ सकते हैं कि पोस्टमार्टम अपीयरेंस कैसी होती है। कुछ पॉइजन जो हमें पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइजन हैं या कुछ इस तरह के केमिकल या ड्रग्स हैं जिनमें प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन कैसे होती है पेशेंट की, क्रॉनिक प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो इस वाले में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है पेशेंट की। पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, आपने किस तरह से डायग्नोज करना है, क्या फीचर्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ अ साइको एक्टिव ड्रग या केमिकल जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इसका, जिसको मिथानॉल कहते हैं। ये किस तरह से एक्ट करता है वो भी मैं मेटाबॉलिज्म इसका आपको दिखाऊंगा। और ये इसका मेन पर्पस है रिक्रिएशनल ऑफ एक्शन। जितने भी ये सीएनएस ड्रग्स या सीएनएस पॉइजन या ये केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए मैंने बताया यूज़ होते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या होता है, जो पर्सन ले रहा होता है कि प्लेयर या यूफोरिया क्रिएट हो जिससे। तो इनिशियली इनका काम क्या होता है सीएनएस पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सीएनएस की एक्टिविटी को एकदम से बूस्टअप करती हैं। ठीक है, सीएनएस को एकदम से स्टिमुलेट करती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, विद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस। तो ये एक्टिविटी सीएनएस की डाउन होती रहती है, इट कॉजेज डिप्रेशन, इनिशियल स्टिमुलेशन देन डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। ये किस तरह होता है, ये गाबा रिसेप्टर जो होता है उस पर जाके एक्ट करता है, और गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, और इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेटिक एसिड एक्शन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अल्कोहल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इन दो चीज़ों से होता है। आफ्टर इनिशियल स्टिमुलेंट इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इट स्लोज डाउन सीएनएस, और बाकी जो वाइटल्स हैं उनको भी डिक्रीज करता है ये अल्कोहल जो है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इन पीपल हु हैव इंजेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल हैव स्लो रिएक्शन टाइम, जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अडेप्टिबिलिटी वो जो अडेप्टिव जो पावर होती है आइज़ की वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स, ठीक है, विजन डिस्टर्बेंस, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारी चीज़ें जो है, और उसका वाइटल जो है वो भी स्लो है। तो सब इसके अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं सारी चीज़ें। मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं इसके, लेकिन आपको जो पता होना चाहिए वो एक तो ये इथानॉल, इथाइल अल्कोहल, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मिथाइल अल्कोहल। बाकी ये सर्जरी वगैरह में या हॉस्पिटल क्लिनिक में आपने देखा होगा स्पिरिट्स वगैरह पड़े होते हैं ना कॉटन स्वैप के साथ, या स्पिरिट घर में भी यूज़ होता है। तो मुख्तलिफ इसकी कंपोजिशंस होती हैं। ठीक है, जो प्योर जो ड्रिंक्स में यूज़ होता है वो है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है कि आफ्टर इंजेक्शन जीआईटी में जाता है, जीआईटी से ये अब्जॉर्ब होता है ब्लड में, ब्लड से जाता है लिवर में। अल्कोहल जब लिवर में जाएगी तो क्या होगा, मेटाबोलाइज इस रिएक्शन के थ्रू। इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। अब अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इथाइल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो आप कहोगे एसिटिक एसिड। तो ये दो एंजाइम्स हैं जो इनको कन्वर्ट करते हैं, और ये एंड प्रोडक्ट है जो ये कॉज करता है। अल्कोहल के अंदर एसिडोटिक चेंजेस में बहुत ज़्यादा हमें मिलती हैं, जो पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई होती हैं, वो इसकी वजह से एसिटिक एसिड जो कि खुद एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमें मिलेंगी पेशेंट के अंदर, ये इसका मेटाबॉलिज्म है।
फिर उसके बाद कुछ जो है वो यूरिन से, कुछ फीसिस से, कुछ रेस्पिरेटरी रूट से एक्सक्रीट होता है, बाकी जो है कुछ वो मेटाबोलाइज हो जाता है और इस तरह से अब्जॉर्ब होकर बाकी अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मेटाबॉलिज्म है। और पीक इसकी जो परसेंटेज है, पीक इसके जो लेवल्स हैं वो तकरीबन 45 से 90 मिनट्स में डेवलप हो जाते हैं। पीक लेवल इसका तकरीबन आधे घंटे के अंदर इसका पीक लेवल। कोई ड्रग लेते हैं, कोई ड्रग भी ऐसी होती है ना, बेंजोडाइज़ेपिन है या कोई पेन किलर है, जब हम लेते हैं तो उसका कुछ टाइम होता है बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करने का, उसी तरह इसका भी एक्शन प्रोड्यूस करने का एक टाइम है। तो वो मिनिमम 30 मिनट्स, 45 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो आप ये पढ़ चुके हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन, कि उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, बॉडी की कंडीशन क्या है, स्टमक की कंडीशन क्या है, वेट ऑफ पर्सन, टॉलरेंस तो नहीं डेवलप हुई हुई, ये सारे फैक्टर्स आप जनरल में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे, लेकिन रफली 30 मिनट्स के अंदर इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका एंड में बताऊंगा सैम्पलिंग में। एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, तो इस तरह भी मैंने आपको बताया है कि इट डिप्रेसेस द CNS और इट डिप्रेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और फिर नीचे। ठीक है, तो इट डिप्रेसेस हायर सेंटर फर्स्ट, उसके बाद वाइटल सेंटर्स होते हैं उन पे एक्ट करता है। अब अगर आपको इसकी स्टेजेस आ जाएं या परसेंटेज पर अगर आपको पता हो, तो फिर आप इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। आप इसकी रिटर्न में अगर पेपर में आ जाए तो आप इसके सिम्टम्स भी लिख सकते हो। पेपर में क्या पूछा जाता है कि या परसेंटेज दे दी जाती है कि इतनी परसेंटेज है, ये पेशेंट ने इस तरह प्रेजेंट किया, जब उसका हमने ब्लड अल्कोहल लेवल चेक किया BAL, तो उसकी परसेंटेज आई लेट सपोज इतनी, तो पेशेंट के अंदर क्या साइन सिम्टम अपीयर होंगे और कैसे उसको ट्रीट करेंगे आप। ये इस तरह का सिनेरियो आ सकता है। या अगर ये परसेंटेज लिखी होगी, कुछ सिम्टम ये पूछे होंगे, या कोई सिनेरियो में अगर परसेंटेज आपको दी हुई है कि प्रेजेंट किया ये परसेंटेज है, कैसे आप प्रोसीड करोगे, क्या उसमें टेस्ट करोगे, क्या उसमें आप एग्जामिनेशन करोगे और किस तरह ट्रीटमेंट करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, अल्कोहल वाले टॉपिक के अंदर। अब ये परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ। पर एक में भी जो आपकी दी हुई है परसेंटेजेस, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट पहले। बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, फिर स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, देन स्टेज ऑफ नार्कोसिस और कोमा। ओपियम कर लो या कुछ भी, ये कर लो, अल्कोहल वगैरह कर लो, इनकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं ये वाली। अल्कोहल के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपने करना है। ये बुक में आपके दिए हुए हैं इसी तरह पारे के अंदर, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ अभी किस तरह से आपने, अगर आ जाएगा या आपने किस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, ये जो परसेंटेजेस हैं, ये ब्लड अल्कोहल लेवल भी इसको कहते हैं, BAL। फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ये शुरू होती है जब ब्लड अल्कोहल लेवल 50 से 150 मिलीग्राम परसेंट हो इन द पेशेंट सिरप सैंपल। ठीक है, इट डिप्रेसेस हायर सेंटर्स जिसमें जजमेंट, बिहेवियर, मूड डिस्टर्बेंसेस, ये चीज़ें आती हैं सारी। फिर मोटर सेंटर्स नेक्स्ट स्टेज में अफेक्ट होते हैं, जिसको स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये स्टार्ट होती है 150 से 250 मिलीग्राम परसेंट अगर ब्लड अल्कोहल लेवल हो इसके आसपास। फिर मेडुला और बाकी वाइटल सेंटर्स जो डिप्रेस होते हैं, उसमें कोमा की स्टेज भी आ जाती है, नार्कोसिस स्टेज भी आ जाती है, वो होती है 250 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर, 300, फिर 300 से ऊपर जो है बिल्कुल ही लीथल स्टेज हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो है ये आपने याद रखनी है इसके अंदर। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट जो है अभी मैंने बताया 50 से 150 मिलीग्राम परसेंट,
इसमें जो मैंने आपको बताया था CNS स्टिमुलेटेड होता है, हाइपर स्टिमुलेटेड, यूफोरिया की स्टेज होती है। तो पेशेंट अपीयर्स इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया, ठीक है, फीलिंग ऑफ वेलबींग, प्लेयर, और हायर सेंटर जो उनकी इनहिबिशन है, कन्वर्जेज वेल, लाव्स, स्माइल्स, और मूड डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी हो जाता है। पेशेंट जो प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में अक्सर इस स्टेज के अंदर भी कर रहा होता है, तो आपने उसको देख के बड़े ध्यान से डील करना होता है। तो ये चीज़ें जो है ये इसमें वल्गर लैंग्वेज, अब्यूज़, ठीक है, मारना, स्लैप करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर इस स्टेज के अंदर होती है। और डिटेल एग्जामिनेशन हम करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं उसकी, थोड़े से ट्रेमर्स भी होंगे, उसकी ड्राइविंग, अल्कोहल के अंदर अगर 30 मिलीग्राम परसेंट भी हो, ब्लड अल्कोहल लेवल 30-40 मिलीग्राम परसेंट भी, तो ड्राइविंग अफेक्ट होती है, विजन अफेक्ट होता है, ठीक है। ये तो 50 से 150 है ना, 30 मिलीग्राम परसेंट पे भी ड्राइविंग अफेक्ट हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इट अफेक्ट्स द विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है इसके अंदर। तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट जो है उसमें ये चीज़ें होंगी जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसमें बैलेंस नहीं रहता, अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं नज़र आएगा, या कोई चीज़ सामने आ रही है उसको अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी इतनी जल्दी, चीज़ की समझ नहीं आएगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें हो सकते हैं। फिर स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन 150 टू 250 मिलीग्राम परसेंट, मेडिको लीगली इसको इंपॉर्टेंट स्टेज कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस वो जो है पेशेंट है वो इस स्टेज के अंदर कमिट करता है, ठीक है। एक तो इम्पेयर्ड जजमेंट जो एक्सीडेंट्स कॉज करती है, वायलेंस, क्राइम्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सारे जो है वो इस मोस्टली इस स्टेज के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है। इन कोऑर्डिनेशन ऑफ थॉट, स्पीच, एक्शंस जो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, या आप एग्जामिनेशन भी करोगे जब अल्कोहलिक पेशेंट का ये एक सिनेरियो आएगा या हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्व स्टेशन होगा, तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, या इन चीज़ों के ऊपर आपने अपना जजमेंट देना है। कन्फ्यूजन, मेमोरी डिस्टर्बेंस, गेट उसकी स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ा सा लटकाएगा, स्टैगरिंग गेट, स्पीच डिस्टर्बेंस होगी, हिकअप्स, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें प्रेजेंट करेंगी। अनटाइडी अपीयरेंस होगी, डिफरेंट जगह पे ब्रूजेज होंगे, क्यों, हाथों पे गिरा होगा पहले भी कहीं पे, कहीं ना कहीं चोटें लगी होंगी, ठीक है, जो क्रॉनिक होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। प्यूपिल्स आर डायलेटेड एट दिस स्टेज, फिर उसके बाद उसकी ये मूड डिस्टर्बेंस भी हमें इस कंडीशन के अंदर मिलेंगे। स्टेज ऑफ कॉमा जो है नार्कोटिक स्टेज जिसको हम कहते हैं, ये 250 प्लस अगर चली जाए ब्लड अल्कोहल लेवल, तो पेशेंट जो है उसका कॉन्शियस लेवल जो है वो डाउन होने लग जाता है। तो अक्सर पेशेंट जो प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में इन अनकॉन्शियस स्टेट या सेमी कॉन्शियस स्टेट, उसकी फैमिली लाती है या रेस्क्यू वाले ले आते हैं, तो ये स्टेज होती है। रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई, उस दिन मैंने आपको बताया था पेनफुल स्टिमुलाई देना है, किस तरह देना है, उससे हम इसको GCS इसका चेक करेंगे। प्यूपिल्स एट दिस स्टेज, कॉमा की स्टेज होती है उसमें कंस्ट्रिक्टेड होंगे, इनिशियली डायलेटेड होंगे, लेकिन कॉमा की स्टेज या 250 से ऊपर अगर लेवल चला जाए तो प्यूपिल्स स्टार्ट कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब इसमें ये आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज मैक इवंस साइन। मैक इवंस साइन क्या होता है, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्यूपिल्स जो है इनिशियली डायलेट होते हैं लेकिन कॉमा के स्टेज में कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो मैक इवन साइन जो है ये इन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था कि अल्कोहलिक पेशेंट जो होता है और किसी को अगर CNS डिजीज़ है या CNS इंजरी है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने एक साइन बनाया था जिसमें स्किन को पिंच करें नेक की या फेस की, या उस जगह पे टैप करें, स्लैप करें, तो प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्टेड जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए डायलेट करते हैं, नर्वस एक्शन होता है कोई इसका, उसके बाद वापस कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो अगर ये इस तरह पॉजिटिव आएगा ये वाला टेस्ट, तो इसका मतलब है कि इट इज़ ड्यू टू अल्कोहल और एनी ड्रग एंड नॉट ड्यू टू एनी CNS डिसऑर्डर या CNS इंजरी। तो ये आप खुद भी लिख सकते हो अगर आपको पता हो। ये मैकीवन साइन, बिफोर स्टिमुलेशन, आफ्टर टैपिंग या आफ्टर स्लैपिंग प्यूपल एकदम डायलेट हो गए फिर वापस कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये उसकी डिपिक्शन की गई है। ये आपकी बुक में दिए हुए लेवल्स, इससे करना है इससे कर लो,
ठीक है, ये मैंने इसी में से इसको बना के दिया हुआ है पार्ट 1 के अंदर से, इस लेक्चर के अंदर। या वो 3 स्टेजेस मैंने दी हुई हैं, जो अगर उस तरह आप कर लोगे वो भी काफ़ी है, एनफ है आपके लिए। डेथ फ्रॉम एक्यूट अल्कोहलिज्म इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती, कोई चोट आ जाए या हेड इंजरी हो जाए तो और बात है, रिकवरी हो जाती है इन फ्यू आवर्स, और 24 आवर या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन फेज होते हैं। हैंगओवर इफेक्ट्स में इसका हेडेक होता है, मिग्रेन इफेक्ट्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं। फेटल डोज पीरियड कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये डोज का जो मैंने आपको बताया था कि 350 300 से ऊपर जाएगी तो इट कैन कॉज कोमा और सीएनएस डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राइविंग रिएक्शन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 2 बार मैंने बताया पहले भी। अडेप्टिव जो पावर होती है आई की, अगर कोई चीज़ सामने आ जाए तो विद इन मिली सेकेंड जो है वो हम अडेप्ट कर लेते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स करने का टाइम मिल जाता है। इसके अंदर ये पावर जो है वो ज़रा स्लो हो जाती है। अल्कोहल में, बेंजोडाइज़पीन में, कोई नींद की दवाइयाँ खा रहा है तो जब आंखों में ग्लेयर पड़ेगा या रोशनी आएगी तो अडेप्टिव पावर जो है वो उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, उतनी देर में डिसीजन नहीं कर पाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कॉमन है इसके अंदर। इट कॉजेज फॉल्टी परसेप्शन, पुअर पेरिफेरल विजन, डिस्टॉर्ट कलर विजन और रिड्यूस नाइट विजन। ये सारी चीज़ें और जो रिएक्शन टाइम डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन केसेस के अंदर। प्लस अगर उसने कोई अल्कोहल के साथ अगर कोई एडिशन के तौर पे कोई टैबलेट्स ली हुई हैं, कोई नींद की दवाई या कोई ऐसी चीज़, तो वो एडिड इफेक्ट आएगा इसके अंदर। एक्यूट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या है कि अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है, सबसे पहले वाइटल्स को प्रिजर्व करना है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, वो आपको पता है किस तरह करना है, ठीक है। स्टमक वॉश विथ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों यूज़ कर रहे हैं लवाज के अंदर, क्यों यूज़ कर रहे हैं बाइकार्बोनेट? एसिडोसिस की वजह से, बिकॉज एसिटिक एसिड है, एसिडोसिस डेवलप हो जाती है पेशेंट के अंदर। जब आर्टीरियल ब्लड गैसेज करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिस्टर्ब होगा और पीएच का जो होगा वो नीचे होगी, एसिडिक की तरफ क्लियर पता लग जाएगा। इसलिए हमने सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी भी देना है और स्टमक वॉश भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करना है, ताकि वो आगे उसको न्यूट्रलाइज करे। फिर आइसोटोनिक सलाइन, उसके बाद ग्लूकोज भी दे सकते हैं अगर लेवल्स कम हुए हैं देख के, टू डील विद द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैन बी ट्रीटेड विद हाइपरटोनिक ग्लूकोज सोल्यूशन, लेकिन देख के अगर उसमें मेंटेन हो गया एसिडोसिस तो फिर हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए ये चीज़ें दे सकते हैं। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसकी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो हम इंटूबेट भी कर सकते हैं उसको, तो इट डिपेंड्स ऑन द केस। तो ये बेसिक इसका एक्यूट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट है। हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस अगर कोई रीनल फेलियर के अंदर चला गया पेशेंट, फिर हम करेंगे। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ये ज़्यादातर जो है जो पुलिस लेके आती है, रेस्क्यू वाले लेके आते हैं डेड बॉडीज़, तो उनमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ें आती हैं। क्लोथ्स की कंडीशन, अपीयरेंस ऑफ पर्सन मेल नरिश्ड होगा और ये स्टेन्स होंगी बॉडी पे, कपड़ों पे, ब्रूजेज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंजरीज, ठीक है, उसके अपीयरेंस से पता लग जाएगा। और भी प्रिक मार्क्स होंगे या एडिक्शन की वो चीज़ें जो हमें इंजेक्शन मार्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। टैबलेट्स मिल सकती हैं स्टमक के अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर। और ये इसकी कुछ इंटरनल फाइंडिंग्स हैं। कैफे कॉर्नरी क्या होता है? कैफे कॉर्नरी कुछ आइडिया है? फूड बोनस जो होता है वो अगर स्टक कर जाए, ठीक है, खाना खाते हुए, तो उससे एस्फिक्सिया हो जाता है। जब आप एस्फिक्सिया पढ़ोगे उसके अंदर ये करोगे छोटी छोटी टर्म्स है, तो वो इट कॉजेज इमीडिएट डेथ, ठीक है, उसका इन्होंने नाम दिया हुआ है कैफे कॉर्नरी।
इट कैन बी सीन इन पेशेंट्स ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ताकि वो रिफ्लेक्सेस डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। ये वाली रिफ्लेक्स भी डिस्टर्ब होगी तो एकदम से इट कैन कॉज लेरेंजियल स्पैज्म, या उसको एकदम से बंद कर देता है। और सैंपल जो हमने लेने हैं, अभी मैंने आपको बताया था यूरिन सैंपल का, जो पीछे एक नोट आया था, इस सैम्पलिंग के अंदर उसका गैस्ट्रिक सैंपल जो हम लिबाज कर रहे हैं, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, और अगर हेड इंजरी है तो क्लॉट जो होगा उसका भी हम एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें क्लॉट के अंदर कहते हैं कि जो प्लाज्मा लेवल होता है ब्लड अल्कोहल का, वही क्लॉट के अंदर हमें स्टोर्ड हुआ वाला मिलता है। तो अगर हमने एग्जामिन करना है ब्लड क्लॉट अगर बना हुआ है तो उसको हम हेड इंजरी के अंदर एग्जामिन करेंगे तो सेम लेवल निकलेगा जो ब्लड में। और यूरिन सैम्पलिंग के अंदर इसमें कहते हैं कि जब आपने अगर कैथेटर पास किया है या यूरिन सैंपल आपने लेना है फॉर अल्कोहल एस्टिमेशन, तो फर्स्ट जो यूरिन सैंपल उसके ब्लैडर में होगा उसको हम डिस्कार्ड करेंगे पहले, बिकॉज यूरिन के अंदर वो परसेंटेज अल्कोहल की होती है जो प्लाज्मा में होती है। तो जीएफआर जो है वो रिलीज जब उसको क्लियर करता है तो प्लाज्मा का लेवल जो होता है अल्कोहल का वो यूरिन के अंदर सेम होता है एग्जैक्टली। तो यूरिन का जो सैंपल लेना है, फर्स्ट सैंपल हमने डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो हो सकता है पहले का कलेक्ट हुआ जिसमें अल्कोहल ना हो। तो वो एक पहला सैंपल हमने डिस्कार्ड करना है। फिर सेकंड सैंपल या सेकंड जो स्टोर्ड होगा हमारे पास कैथेटर के थ्रू, उसको हमने यूज़ करना है फॉर टेस्टिंग। और रूटीन विसराज के अलावा ये सैंपल जो हैं ये भी हम प्रिजर्व करेंगे, ब्रेन, वेट्रस और स्पाइनल फ्लूइड। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इसके यही हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन अल्कोहल क्राइम एंड क्रॉनिक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। इसको हम अल्कोहल एडिक्शन भी कहते हैं। और अल्कोहल एडिक्शन जब कोई छोड़ता है या कोई जब उसको नहीं लेता तो उससे क्या होता है, जहाँ स्मोकिंग में भी होता है, कोकेन में भी होता है, विड्रॉल सिंड्रोम या विड्रॉल सिम्टम्स, तो ये चीज़ें आती हैं। क्रॉनिक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन रिजल्ट्स इन एडिक्शन, जिसमें ये तीन चीज़ें आती हैं, फिजिकल, मोरल और मेंटल डिटोरिएशन। फिजिकल डिटोरिएशन के अंदर लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, एनोरेक्सिया, गैस्ट्राइटिस, मसल वेस्टिंग, जिस मेल नरिश अपीयरेंस होती है जिस तरह, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, इम्पोर्टेंस, ये फिजिकल डिटोरिएशन में मिलेगा। और मोरल के अंदर पेशेंट जो वो जो पर इंडिविजुअल जो है वो क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको चीज़ें चोरी करेगा पैसे लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, ये चीज़ें, तो सोशल क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होगा। और मेंटल डिटोरिएशन में क्या होता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिमेंशिया, हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस, व्हाट आर हेलुसिनेशंस? फॉल्स परसेप्शन ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, स्किन पे भी हो सकता है, टेक्टाइल भी हो सकती हैं। और अल्कोहल वाला जो पेशेंट होता है उसको, क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिक है, तो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, जीजीटी भी कहते हैं, एलएफटीज के अंदर ही आता है टेस्ट, वो रेज हो जाएगा, थाउजेंड्स में चला जाएगा, ठीक है। और क्रॉनिक पेशेंट जो होता है उसके अंदर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। सिरोसिस होता है लिवर की श्रिंकेज। हिपैटोटॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, और विद पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा या मूवीज़ में भी, कि लिवर ख़राब हो गया जी। क्यों? बिकॉज अल्कोहल या इथेनॉल इज़ हिपैटोटॉक्सिक। और ये कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हैं जो हमें मिलती हैं अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर, B6, B1, विटामिन ए और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज। अल्कोहल विड्रॉल या विड्रॉल सिम्टम्स या साइंस क्या होते हैं, कि एक बंदा कॉन्टीन्यूसली ले रहा है एक चीज़, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे कोकेन है, चाहे ओपियम है, चाहे अल्कोहल है, जब उसको एकदम से स्टॉप किया जाए तो क्या होता है, उसकी एडिक्शन होती है उसकी, हाँ, तो वो फिर नहीं लेगा तो उससे क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स और साइंस अपीयर होने लग जाते हैं, जिसमें कुछ ये हैं, ट्रेम्बलिंग शेक्स, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स, मूड डिस्टर्बेंसेस, और क्राइम्स भी आते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा।
ये जिस तरह आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल हैज़ अ स्लोइंग इफेक्ट या डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन द ब्रेन, और ये डिप्रेसिव इफेक्ट जो होता है अल्कोहल पे, वो क्योंकि रेगुलर ले रहा होता है, ब्रेन जो होता है उसकी कंपनसेशन में कुछ स्टिमुलेटिंग केमिकल्स भी रिलीज कर रहा होता है साथ साथ, टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। ये नेचुरल फिनोमेना है बॉडी का। अल्कोहल जो है वो क्या कर रहा होता है, डिप्रेस कर रहा होता है सीएनएस को। जो ब्रेन है वो क्या कर रहा होता है, केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है ताकि इफेक्ट को बैलेंस कर सके। तो जब अल्कोहल जो है वो एकदम से अब्रप्टली स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन। जो विड्रॉल में ये चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं, एकदम से शेकिंग, ट्रेमलिंग, फियर, ठीक है, मूड डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि वो जो सिम्टम्स है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है विड्रॉल के अंदर, जो प्रेजेंट करता है हमें पेशेंट के अंदर। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में ये चार सिंड्रोम्स है जो ज़्यादातर देखे जाते हैं: डिलीरियम ट्रेमेंस, कोर्सैकॉफ फिनोमिना, एक्यूट हेलुसिनोसिस और वर्निक एनकेफेलोपैथी। इनमें एक एक पे तो नोट नहीं आता, लेकिन एक बेसिक पूछा जाता है तो आप ये नाम भी लिख दो और बेसिक क्या होता है इसके अंदर वो आप बता दो तो काफ़ी है। बेसिकली क्या होता है, विड्रॉल के साइन सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस और विटामिन डेफिशिएंसीज। ठीक है, ये बेसिकली इनमें सारा कुछ ये चीज़ डेवलप होती है। करेक्टराइज्ड बाय अटैक ऑफ एक्यूट इंसैनिटी, जिसमें स्लीपलेसनेस, मार्क ट्रेमर्स, एक्साइटमेंट, फियर, हेलुसिनेशंस, विजुअल ऑडिटरी जो है वो इसमें टेक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल, ये सारी हेलुसिनेशंस मिलेंगी और ये हमें इसके साइन सिम्टम्स मिलेंगे। इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इन विड्रॉल सिंड्रोम जो होते हैं वो हमें देखने में मिलते हैं अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर। तो अगर इतना आपको याद है तो इतना काफ़ी है इसके अंदर। डिलीरियम ट्रेमेंस, कोर्सैकॉफ साइकोसिस, ये भी यही चीज़ ही है तकरीबन। इंसैनिटी को वो डिपेंड डिपेंड करता है ना कि पेशेंट की हिस्ट्री। अब इंसैनिटी इसके अंदर ये जो हमें पता होगा अल्कोहलिक की वजह से, जब उसका सिम्टम्स कुछ देर तक रहेंगे ना, जब हम ड्रग देंगे तो उससे रिलीव भी होगा। ठीक है, प्योर इंसैनिटी को तो कोई भी डायग्नोज इस तरह नहीं कर सकता, कोई ब्रेन टेस्ट हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन इसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री होगी अल्कोहलिक की, अल्कोहलिज्म की, एडिक्शन की, कुछ कार्स हमें मिल जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। वरना जो आप साइकेट्री के अंदर पढ़ोगे, प्योर साइकेट्री को डायग्नोज करना भी बड़ा मुश्किल है। वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपको बताया था उसके अंदर वो किस तरह से वो करते हैं उसको आइडेंटिफाई और डायग्नोज, वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री होती है थोड़ी सी, पता लग जाता है कि इस ड्रग की वजह से या इस केमिकल की वजह से ये ब्रेन डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हम उसको कह सकते हैं। फिर इसके अंदर क्राइम होते हैं, उन क्राइम की क्या पनिशमेंट होती है वो लॉ के अंदर आप लोग देखोगे किस तरह से डील करना है। ये इसका एंटीडोट है, डाइसल्फाम मेडिसिन जो होती है ये इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकती है। एमरजेंसीज के अंदर कहीं कहीं ये अवेलेबल है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं ये वाले, तो बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क देख के हमें ये देनी पड़ती है। तो ये बेसिक इसका मैकेनिज्म है, एसिटिक एसिड में कन्वर्जन को रोकती है। ये हाउ विल यू एग्जामिन अल्कोहलिक पेशेंट इन एमरजेंसी या सस्पेक्टेड पेशेंट ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों का आप लोग करोगे प्रैक्टिकल के अंदर। पहले सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन करके बायोडाटा लेके ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है: जनरल अपीयरेंस, क्लोथ्स, आइज़, उसकी टंग अपीयरेंस, स्पीच नॉर्मल है कि स्लर्ड है, मेमोरी, रीसेंट और फार मेमोरी चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें आपने डमी पेशेंट या उस पेशेंट पे टेस्ट करनी होती है कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए। बटन अनबटन शर्ट को कि वो फाइन मूवमेंट कर सकता है कि नहीं, थ्रेड और नीडल, नीडल के अंदर थ्रेड पास कर सकता है कि नहीं, ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स है। स्ट्रेट लाइन में चल सकता है कि नहीं, या एक पाँव अगर उसका उठा दें तो आंखें बंद करके खड़ा हो सकता है कि नहीं, बैलेंस चेक करने के लिए। तो ये सारे टेस्ट जो है ये आपने जब प्रैक्टिकल में आएगा तो ये आपने बताने होते हैं, और डमी पेशेंट टाइम होता है उसमें करके भी आपने 2-3 टेस्ट वो करवा सकते हैं आपसे या इमरजेंसी में आपने ये करने होते हैं। रिफ्लेक्सेस जिस तरह मैंने बताया था स्लो हो जाती हैं या स्लगिश हो जाती हैं।
इस तरह से ये पेशेंट को आपने कहना होता है कि एक सीधी लाइन में चलो, स्ट्रेट लाइन में आप बता देते हो कि इस लाइन पे आपने चलना है, या उसको कहोगे कि एक कॉइन गिरा हुआ है या पेन गिरा हुआ है, उठा के दे दो मुझे। ठीक है, ये इस तरह के ये टेस्ट हैं कोऑर्डिनेशन चेक करने के। सैंपल्स के अंदर मैंने आपको बताया था ब्लड, यूरिन, ठीक है, और गैस्ट्रिक लवाज या बाकी जो सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं वो हमने भेजने हैं फॉर ब्लड अल्कोहल एस्टिमेशन के लिए। लेकिन मेन जो इसके अंदर जो देखनी होती है चीज़, वो परसेंटेज, फिर उसके बाद हिस्ट्री में कैसे है, और उसका क्राइम अगर कोई इससे हुआ है तो वो लॉ के अंदर आप देखोगे किस तरह से हमने उसको जज करना है, किस तरह से हमने उसको पनिश करना है, ये उसमें आप लॉ के अंदर देखोगे। इतना इथाइल अल्कोहल के अंदर इतना आप लोगों के लिए इट्स एनफ। इसका एक नेक्स्ट कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो होगा उसके अंदर थोड़ा छोटा सा है वो, उसका कंपाउंड क्या है, उसका टारगेट एक्शन क्या होता है, वो नेक्स्ट में आपको मैं दिखा दूंगा। बेसिक आज का था वो इथाइल अल्कोहल, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।